गाइस, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका एथिक्स के वीडियो लेक्चर्स की इस पूरी सीरीज में। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दें कि इस सीरीज में हम एथिक्स के का पूरा सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए कवर करने जा रहे हैं। तो आप भी ये चांस ना गवाइए। और अगर आपके जानने पहचानने वाले कोई और हैं जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके साथ इन वीडियो लेक्चर्स को आप शेयर कर सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम ये टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मॉरल थिंकर्स इन एथिक्स। तो जो भी थिंकर्स रहे हैं, जैसे महात्मा गांधी हो गए, आपके सोक्रेटिस हो गए, आपके प्लेटो, एरिस्टोटल, उनकी थ्योरीज क्या रही, एथिक्स के बारे में उनका कहना क्या था, उनके अच्छे अच्छे कोटेशंस क्या हैं, जो उनके कोट्स हैं आप उनको अपने एग्जाम में भी कोट कर सकते हो और अपने आंसर को और ज्यादा लेजिटिमाइज, उसको और ज्यादा एक लेजिटिमेट टाइप ऑफ, एक वेरीफाइड टाइप ऑफ उसको आप एक रूप दे सकते हो। तो एक अच्छा आंसर लिखने के लिए उन कोटेशंस को आप उसमें डाल सकते हैं और उन मॉरल थिंकर्स का क्या कहना था मॉरलिटी के बारे में, एथिक्स के बारे में। तो ये सारी चीजें आप इसमें देखेंगे। और बाकी ये लेक्चर आपके लिए आपके जो फिलोसफिकल एसेज होता है, जो ऐसे का पेपर होता है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपका ये लेक्चर। तो शुरुआत करते हैं सोक्रेटिस से। आपको पता है कि सोक्रेट्स, सुकरात हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स, इन्हें हम सुकरात कहते हैं। ये वही आदमी है जो आपकी बुक्स में बार बार अपीयर होते हैं और वहां आपको एनसीईआरटी में भी देखने को मिलेगा। ये कुछ सवाल पूछते रहते हैं, सुकरात ने प्लेटो से पूछा। ठीक है, तो ये वही सुकरात हैं, वही सोक्रेटिस हैं। तो जो तो पीएसआईआर ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं या सोशियोलॉजी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स हैं, वो सुकरात के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आप ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें बहुत ज्यादा पता नहीं है मॉरल थिंकर्स के बारे में, तो उस हिसाब से यहाँ पे हम इस लेक्चर को आगे ले जाएंगे। तो सोक्रेटिस, जो कि एक एंशियंट ग्रीक फिलोसफर था, 3rd सेंचुरी बीसीई, 4th सेंचुरी बीसीई। बीसीई माने 1 ईस्वी से 400 साल पहले हम जा रहे हैं। तो ये लगभग 2400 साल पहले की बात हम कर रहे हैं, जब सोक्रेटिस हुआ करते थे, एंशियंट ग्रीक फिलोसफर। तो एथिक्स के बारे में सोक्रेटिस का क्या कहना था कि भाई कौन सा आपका काम एथिकल काम माना जाएगा, एथिक्स आपके अंदर डेवलप कैसे किए जा सकते हैं, सोक्रेटिस के उसमें क्या थॉट्स थे, वो हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो सोक्रेटिस क्या कहता था, इसने एथिक्स को इक्वेट किया वर्च्यू से, नॉलेज से। इसने कहा कि जो आपका ग्रेटेस्ट वर्च्यू है, वर्च्यू क्या होती है, अच्छी क्वालिटी। जो किसी आदमी में अच्छी क्वालिटी पाई जाती है उसे हम कहेंगे वर्च्यू। जो बुरी क्वालिटी होगी उसे हम क्या कहेंगे, वाइस। तो जो वर्च्यू है, वर्च्यू को उसने कहा कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। आपकी जो सबसे अच्छी क्वालिटी है वो है आपकी नॉलेज। और नॉलेज हेल्प्स यू, नॉलेज लीड्स यू टू एथिकल कंडक्ट। मतलब जितना ज्यादा नॉलेजेबल आदमी होगा उतना बेहतर, उतना एथिकल वो आदमी होगा, उतना मॉरल वो आदमी होगा। यही कहना था सोक्रेटिस का। और प्लेटो और एरिस्टोटल, जो कि प्लेटो उसका चेला था सोक्रेटिस का, और एरिस्टोटल आगे उसका चेला हो गया। प्लेटो का चेला एरिस्टोटल, प्लेटो सोक्रेटिस का चेला, ये है इनकी चेन। तो प्लेटो और एरिस्टोटल भी आगे आप देखेंगे कुछ ऐसी ही बात कहते हैं कि नॉलेज इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू। सो in order to make society ethical, what should we do according to Socrates? Promote knowledge, promote education. He looked for principles and actions that were worth living by creating ethical base upon which decision should be made. तो एक ethical society होनी चाहिए, ethical grounds क्रिएट किए जाने चाहिए, नॉलेज क्रिएट की जानी चाहिए, ताकि सोसाइटी में एक ethical conduct लाया जा सके। ये था सोक्रेटिस का मानना। तो कहीं पे भी अगर आपको सोक्रेटिस पे क्वेश्चन आए, आपके इसमें क्वेश्चन आता है, सोक्रेटिस की एक स्टेटमेंट दे देंगे, आपके पीएसआई और ऑप्शनल
कॉन्स्टिट्यूशनल में भी और एथिक्स के पेपर में भी सोक्रेटिस की बस एक स्टेटमेंट वो दे देंगे और आपको उसे नीचे इलाबोरेट करना है, तो उसमें आपको ये हेल्पफुल रहेगा कि सब्सटेंशिएट कर सको आप अपना आर्गुमेंट कि यस अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स नॉलेज लीड्स टू एथिकल कंडक्ट। बस इतना ही आपको याद रखना है सोक्रेट्स में, और इतना ही छोटा आपने नोट्स बनाते चलना है। इन सारे लेक्चर्स के आपने साथ में नोट्स भी बनाने हैं, तभी ये कारगर होंगे, और बार बार रिवाइज करना है। एक फिल्मिंग बनानी है अपने दिमाग में कि हाँ सोक्रेटिस ने ये कहा और इसको सब्सटेंशिएट किया आगे जाके प्लेटो ने। अच्छा सोक्रेटिस के सामने कंडीशन क्या थी? भाई मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ सोक्रेटिस की, अगर आपको पता नहीं है, सोक्रेटिस की एक कहानी सुनाता हूँ। हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं ये वो टाइम है जब ग्रीस में, जो आज का ग्रीस है, उस टाइम वहां पे सिटी स्टेट हुआ करते थे, और मैक्सिमम सिटी स्टेट्स में उस टाइम डेमोक्रेसी थी। जिस सिटी स्टेट से सोक्रेटिस बिलोंग करता था उसे कहते हैं एथेंस, वहां पे भी डेमोक्रेसी थी। अब वहां डेमोक्रेसी ऐसी थी सर, माना जाता है कि सोक्रेटिस ने वहां के लोगों की जो ट्रेडिशनल आउटलुक थी, जैसे आजकल, जैसे मान लो आजकल यहाँ पे सती प्रथा होती है, तो जैसे वहां पे उनका ट्रेडिशनल बिहेवियर हुआ करता था लोगों का, सोक्रेटिस ने उसको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उनके देवताओं के, उनके बिलीफ्स को सिर्फ क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया सोक्रेटिस ने। लोग हो गए नाराज, और डेमोक्रेसी ने निर्णय लिया कि सोक्रेटिस को जहर पिलाया जाए और इसे मार दिया जाए, और सोक्रेटिस की इस तरीके से हत्या की गई थी एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट में। इसी वजह से फिर प्लेटो नाराज हुआ। ये मैं भी आपको कहानी सुना रहा हूं, प्लेटो हम आगे अभी पढ़ेंगे, ठीक है, वो जरूरी भी है ये कहानी आपको सुनना। फिर प्लेटो हो गया नाराज, बोला मेरे गुरु को मार दिया इन मूर्खों ने सिर्फ इसलिए क्योंकि इनके पास मेजोरिटी की ताकत थी। अब प्लेटो ने बोला कि डेमोक्रेसी किसी भी क्वालिटी की नहीं है, डेमोक्रेसी हैज नो पर्पस, डेमोक्रेसी हैज नो पर्पस एट ऑल। तो इसलिए उसने कहा कि डेमोक्रेसी को भाई लोग एबोलिश कर दो, आप लोग, डेमोक्रेसी शुड बी एबोलिश्ड, राइट। तो इसीलिए फिर जाके आपके जो जो प्लेटो है उन्होंने फिलोसोफर किंग का एक सिद्धांत दिया, बोला कि डेमोक्रेसी हटाओ, एक ऐसा राजा होना चाहिए जो फिलोसोफर हो, एक ऐसा राजा होना चाहिए जो फिलोसोफर हो, जो नीति शास्त्र जानता हो, वही फिलोसोफर किंग एथिकल डिसीजन ले पाएगा, वही फिलोसोफर किंग लोगों को जस्टिस दे पाएगा। अदरवाइज ये डेमोक्रेसी, मेजोरिटेरियनिज्म, मेजोरिटी की वॉइस, इसकी वजह से तो लोग मारे जा रहे हैं। और फिर प्लेटो के इस आइडिया को, क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया उसी के अपने चेले ने, एरिस्टोटल ने। ये सारी चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये कहानी जानना जरूरी था सोक्रेटिस की। तो सोक्रेटिस के कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। मैंने आपको बताया कि ethical action या what leads to ethics according to Socrates is the knowledge. So knowledge should be promoted according to Socrates. और बाकी Socrates की जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स है वो यहाँ पे आपको ये लिख देनी है और फिर रट लेनी है, जहां भी आपको लगे सुटेबल, चाहे एसे में चाहे एथिक्स में, वहां आपने लिख देना है ताकि आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सको, एक अच्छा आर्गुमेंट आप दे सको। देखो इन कोटेशंस का यूज आप कहां करोगे? इन कोटेशन का यूज आप अपनी केस स्टडी में कर सकते हो। जब भी आपको डिसीजन लेना है आप वहां अपनी केस स्टडी में इसका यूज कर सकते हो। इनका यूज आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन में कर सकते हो जो फिलोसफिकल हो। फॉर एग्जांपल आपको केस स्टडी दी गई है, फॉर एग्जाम्पल आपको केस स्टडीज दी गई है। केस स्टडी में मान लो, यूजुअली ऐसी नहीं देते हैं, लेकिन मान लो ऐसी केस स्टडी दी गई है कि यू आर अ पब्लिक सर्वेंट, आपको दे दिया गया है 1 करोड़ सरकार के द्वारा, और आपको उस 1 करोड़ रुपए को सोशल कैपिटल डेवलप करने में लगाना है। सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट करना, उसे हम कहते हैं सोशल कैपिटल। सोसाइटी में भाईचारा बढ़ाना, सोसाइटी में एजुकेशन बढ़ाना, इसे हम कहेंगे सोशल कैपिटल। तो सोशल कैपिटल को बढ़ाने में आपको लगाना है वो 1 करोड़ रुपया। आप किस तरीके से उसको इन्वेस्ट करेंगे और सबसे ज्यादा किस सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे? एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप
एनजीओज में इन्वेस्ट करेंगे, या फिर आप लोगों की अपलिफ्टमेंट में, किस तरीके की अपलिफ्टमेंट, लोगों को घर बनाने के लिए उसको इन्वेस्ट करोगे। 4-5 ऐसे ऑप्शन दे देंगे और आपको आर्गुमेंट देना है कि क्यों आप एजुकेशन में या लोगों को घर बनाने में या एनजीओ में सबसे ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करोगे। तो वहां आप कोट कर सकते हो कि यस आई शुड इन्वेस्ट मोस्ट ऑन एजुकेशन। व्हाई? Because social capital needs ethical conduct by the people. And how can we develop ethical conduct among the people is by promoting knowledge among the people. और यहाँ आप सोक्रेटिस को फिर कोट कर सकते हो, दैट्स व्हाट सोक्रेटिस आल्सो बिलीव्ड। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हो और ये कोटेशंस आपने अपने उसमें लिख देनी है जो भी आप नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो। जैसे ओनली ट्रू विजडम इज नोइंग यू नो नथिंग। एक्चुअली ये सोक्रेटिस ने नहीं कहा था, ये एरिस्टोटल ने कहा था। नहीं, ये सोक्रेटिस ने ही कहा था, एरिस्टोटल की एक और स्टेटमेंट थी। सो आप इस तरीके से इन सारी चीजों को ऐसे में भी कोट कर सकते हो। एक उसने और स्टेटमेंट दी कि अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, कि वो एक ऐसी लाइफ जिसके कभी कोई परीक्षा नहीं ली गई है, जिसको कभी किसी एडवर्स सिचुएशन में डाला ही नहीं गया है, वो उस लाइफ का आप जिक्र क्या करोगे। सो लाइफ शुड बी एग्जामिन्ड लाइफ, और ऐसी ही लाइफ एथिकल लाइफ को भी बढ़ावा देगी। अगर आप बार बार एग्जामिन करोगे अपने आप को, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करोगे, उससे आप एथिक्स, अपने अंदर एथिक्स को बढ़ावा दोगे। सो हाउ कैन वी डेवलप एथिक्स इन आवरसेल्व्स? बाय एग्जामिनिंग आवरसेल्व्स अगेन एंड अगेन अकॉर्डिंग टू सोक्रेट्स। ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाएंगी। बी काइंड फॉर एवरीवन यू मीट, फाइटिंग, हाँ भाई, सबको, सबके लिए आप काइंड रहो, सबको दया भावना से देखो, क्योंकि हर आदमी इस दुनिया में लड़ाई लड़ रहा है और हर आदमी हारा हुआ है। ये एक अच्छी बात कही सोक्रेटिस ने। और देयर इज ओनली वन गुड, नॉलेज, एंड एविल, इग्नोरेंस। दुनिया में एक ही अच्छी बात है, नॉलेज, और एक ही बुरी बात है, इग्नोरेंस। अगर आप इग्नोर करते हो चीजों को तो आप ये बुरा काम कर रहे हो। अच्छा काम कब कर रहे हो? अगर आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कर रहे हो। सो क्यूरियोसिटी अगर अपने अंदर आप क्रिएट करोगे तो ये इट विल लीड टू नॉलेज। एंड if you are creating knowledge inside yourself, if you are absorbing the knowledge, then it will lead to your ethical conduct. That's what Socrates said about ethics. राइट तो अप्लाई कैसे करना है आपने इन चीजों को, ये मैंने बता दिया, मैं बार बार नहीं बताऊंगा। बाकी सारे थिंकर्स को भी आपने इसी तरीके से अप्लाई करना है। ये उन लोगों के लिए जरूरी था ये बताना जो नए स्टूडेंट्स हैं या जिनको पता नहीं है कि इन थिंकर्स को आप यूज कैसे कर सकते हैं अपनी केस स्टडीज में। बाकी इनका यूज कैसे करना है उसके लिए हम अलग से, मतलब पूरा कोर्स हो जाने के बाद अलग से जितने भी यूपीएससी के एथिक्स के क्वेश्चंस रहे हैं उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और ये सारी चीजें उसमें फिर आएंगी, ये सारी चीजें वहां कोट की जाएंगी। एथिक्स में इतना ही सिंपल पूछते हैं, सिंपल रखना है चीजों को। मैंने कल डिस्कस किया, आपने अगर देखा होगा जो मैंने लास्ट डे वीडियो डाली हुई है शुभम कुमार की दिस ईयर टॉपर, जो विजन का उन्होंने मॉक टेस्ट दिया हुआ था, उसमें बहुत ही कॉमन आंसर्स लिखे हुए हैं, बहुत ही सिंपल। सो डोंट क्रिएट कॉम्प्लेक्सिटीज अननेसेसरीली, राइट सिंपल आंसर्स, right simple answers na, that's what Albert Einstein also said, a genius is one who makes difficult things simple। तो जो सॉल्यूशंस देता है वो जीनियस है, और सॉल्यूशन क्या है? सिंप्लिसिटी। तो डिफिकल्ट चीजों को सिंपल बनाना इज योर जीनियसनेस, तो जीनियस बनो, राइट सिंपल आंसर्स। अब आता है प्लेटो। प्लेटो का क्या रोल रहा है आपके एथिक्स में? प्लेटो कहता है कि देयर आर 4 वर्च्यूज, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज। वर्च्यू बेस्ड एथिक्स की बात करता है बेसिकली प्लेटो। अब इन चीजों को यूज कैसे करना है मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आपको अब खुद देखना है, क्योंकि मैंने बता दिया है किस तरीके से आप इन कोटेशंस को या प्लेटो के थॉट को आप किस तरीके से अपने आंसर में यूज कर सकते हो, राइट। तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा। तो प्लेटो क्या कहता है कि देयर आर 4 इंपॉर्टेंट वर्च्यूज इन हिज थ्योरी ऑफ मोरालिटी। वो मोरालिटी की बात करता है, नैतिक होने की बात करता है प्लेटो। और नैतिक होने के 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं अकॉर्डिंग टू हिम। पहला इंग्रेडिएंट है विजडम,
पहला इंग्रेडिएंट है विजडम, फिर आता है करेज, हिम्मत, फिर आता है टेम्परेंस, और फिर आता है जस्टिस। अकॉर्डिंग टू हिम दीज आर 4 वर्च्यूज दैट शुड बी प्रमोटेड। विजडम का मतलब क्या हुआ? क्या नॉलेज है? नो, नॉट ओनली नॉलेज, द एबिलिटी टू अप्लाई दैट नॉलेज इन योर डेली लाइफ. If you are applying your knowledge, your education in your daily life in order to solve the problems that you encounter, that is your wisdom, right? That is your wisdom. Wisdom is ability to think long, for long duration. Okay, the ability, when you transform your knowledge into your ability, वही बात जो मैंने पहले कही, when you transform your knowledge into your ability, that is wisdom. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस विजडम को डिफाइन कर दो, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे, यूपीएससी ऐसे भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है वो इन सारे कीवर्ड्स में से। तो विजडम को भी आपको जानना है कि विजडम का मतलब क्या है। क्या ये नॉलेज है? नो, बट व्हेन यू बिकम एबल टू अप्लाई योर नॉलेज इन योर डेली लाइफ टू रेगुलेट योर ओन कंडक्ट, to lead to an ethical lifestyle, when you are able to apply your knowledge in that way, it leads to your wisdom. It means if you are able to transform your knowledge into your ability, it is your wisdom. ओके, फिर आता है करेज। आपको पता है हिम्मत क्या होती है? प्लेटो कहता है कि हिम्मत होनी चाहिए हर आदमी में, तभी एथिकल एक्शन हम कर पाएंगे, अदरवाइज तो दबे रहेंगे अनएथिकल लोगों के द्वारा। तो करेज भी होना चाहिए आदमी में, टेम्परेंस भी होनी चाहिए। टेम्परेंस माने भाई वो क्रेज होना चाहिए कि हाँ मैंने ये करना है तो करना है, टेम्परामेंट टाइप ऑफ थिंग। और फिर आता है आपका जस्टिस, कि हर आदमी के साथ न्याय हो। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो आप एक मॉरल आदमी हो अकॉर्डिंग टू प्लेटो, और ये चीजें आप अपने आंसर्स में कोट कर सकते हो। आप अपने, अरे मैं बार बार बता रहा हूं, आप अपने ऐसे आंसर में, ऑप्शनल में, हर जगह ये चीजें कोट कर सकते हो, है ना। और ह्यूमैनिटीज का जो भी ऑप्शनल है, प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेटिस, ये तो साथ छोड़ेंगे ही नहीं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपके साथ होंगे, सोशियोलॉजी में आपके साथ होंगे, एंथ्रोपोलॉजी के सिवाय। आई थिंक एंथ्रोपोलॉजी में भी ये होते हैं, आई हैव नॉट स्टडीड एंथ्रोपोलॉजी येट, बट आई थिंक ये वहां भी पीछा नहीं छोड़ते हैं ये सारी बलाएं। तो जान लो इन चीजों को, लाइक। और फिर कहता है प्लेटो की, ये बाकी सारी बकवास है, मैंने आपको बता दिया कि क्या है प्लेटो का कहना एथिक्स पे। Like most other ancient philosophers, Plato maintains virtue-based eudaimonistic conception of ethics. ये कीवर्ड आपने याद रखना है, eudaimonistic, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करते हो, यूडेमोनिस्टिक्स। यूडेमोनिस्टिक मतलब जो यूडेमोनिया प्रमोट करता हो। यूडेमोनिया का मतलब है हाईएस्ट एम ऑफ मॉरल थॉट एंड कंडक्ट, वेल बीइंग ऑफ पीपल। जो यूडेमोनिया का मतलब क्या है कि अगर आप हैप्पीनेस को प्रमोट कर रहे हो, लोगों की वेल बीइंग को प्रमोट करते हो, अच्छे लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हो, अगर आप मानते हो कि हर आदमी खुश रहना चाहिए, तो मतलब आपका थॉट एक यूडेमोनिया है। और यही इसी तरीके का यूडेमोनिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है प्लेटो। यूडेमोनिया कैसे अचीव किया जा सकता है? बाय क्रिएटिंग ऑल दीज 4 वर्च्यूज दैट वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। ये कुछ एक दो कोटेशंस है इंपॉर्टेंट, आपको याद करनी चाहिए यार। कोटेशंस काम आ ही जाती है, हर जगह काम आती है आपके, ठीक है? तो याद कर ही लो जीवन के लिए, अगर आसान बनाना है जीवन। ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर। ये आपने हर जगह, हर कहीं पे भी आप डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आर्म्स रेस पे आपके ऐसे आ गया, अगर आपके ऐसे आ गया या क्वेश्चन आ गया आपके न्यूक्लियर वेपन्स का जो बढ़ रहा है आजकल चलन, या फिर जो वॉर क्रिएट की जा रही है दुनिया भर में। फॉर एग्जाम्पल, अगर इवन पीएसआई ऑप्शनल में आपके जो इंडो पैसिफिक में जो घटनाएं हो रही है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, या आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए क्या इंडिया को रिटेलिएट, सीधे मिलिटरीली रिटेलिएट कर देना चाहिए हर एनिमी को, तो वहां आप ऐसी कोटेशंस डाल सकते हो कि ओनली द डेड हैव सीन द एंड ऑफ वॉर, कि वॉर का परिणाम क्या होगा किसी को नहीं पता। जो मरे हुए हैं उन्हीं को पता है। मरे हुए को जगाओ, फिर पहले उनसे जानो कि परिणाम क्या होगा, फिर वॉर करो। मतलब वॉर इज डेडली,
it should be prevented in all circumstances. That is what Plato wants to say. Okay, so next is Aristotle, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंकर। क्यों इम्पोर्टेंट है भाई? इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि इनको पहला रियलिस्ट भी हम मानते हैं, पहला पॉलिटिकल साइंटिस्ट भी हम मानते हैं, फादर ऑफ, आई थिंक फादर ऑफ बायोलॉजी भी एरिस्टोटल को ही कहा जाता है। तो एक ऐसा आदमी है जो ऑलराउंडर आदमी काइंड ऑफ थिंग। इसने बोला कि ये भी मैं ही करूंगा, बायोलॉजी में बायोलॉजी का बाप भी मैं ही बनूंगा, पॉलिटिकल साइंस का बाप भी मैं ही बनूंगा, मतलब हर जगह मैं होना चाहिए। ये उस टाइप का आदमी था। मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन ये आदमी इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो अलेक्जेंडर द ग्रेट माना जाता है, बंदा जिसको हम ग्रेट मानते हैं, उसका गुरु भी यही आदमी था, एरिस्टोटल। और ये एक ऐसा आदमी है जिसने अपने ही गुरु, जो जिसका ये चेला है प्लेटो, उसी की भारी वाट लगाई हुई है इसने। तो जो पीएसआई और ऑप्शनल के स्टूडेंट है वो जानते होंगे कि एरिस्टोटल ने क्या क्या बोला, और एकदम जो जो व्यू पॉइंट इस आदमी ने रखे, प्लेटो ने, हर उस व्यू पॉइंट को एरिस्टोटल ने भी क्रिटिसाइज किया हुआ है। तो एकदम इनकी नोकझोंक चलती थी, 19-21 का आंकड़ा इनका रहता था। तो एरिस्टोटल ने एथिक्स में क्या अपना कंट्रीब्यूशन दिया भाई? एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी, निकोमैकियन एथिक्स। इसमें उसने बताया, सिंपली बताया कि एथिकल आदमी को बनाया कैसे जाए, मतलब आदमी एथिकल कैसे हो सकता है, एथिकल होने के लिए आदमी को क्या क्या करना जरूरी है, क्या ऐसी चीजें हैं जो जरूरी तौर पे दैट शुड बी कंपल्सरीली इन द कैरेक्टर ऑफ ए ह्यूमन बीइंग इन ऑर्डर टू मेक हिम एथिकल। तो एरिस्टोटल ने क्या चीजें बताई कि कैसे एथिकल होया जा सके, इसके लिए उसने ये 3 प्री कंडीशंस बताई। पहला उसने बोला कि अगर आपको एथिकल होना है तो आप में इंटेंशन होना चाहिए टू डू गुड फॉर अदर्स। इस बुक में इसने ये बात लिखी हुई है कि एथिकल आप कैसे हो सकते हैं। एरिस्टोटल ने कहा कि आप में इंटेंशन होना चाहिए, फोकस करो इंटेंशन पे। मान लो अगर आप अनजाने में दूसरों की भलाई कर देते हो तो क्या आप एथिकल होगे? नो। व्हाई? बिकॉज इंटेंशन वाज नॉट देयर। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट। आपके अंदर इच्छा होनी चाहिए, पहले से इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि मैंने कुत्तों को रोटी खिलानी है, ये आप में इच्छा होनी चाहिए। मान लो आप रोटी खा रहे थे और गलती से आपकी बालकनी से रोटी नीचे गिर गई और कुत्ते ने खा ली, तो क्या आप एथिकल हो गए? नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते को रोटी खिलाने का आपका इंटेंशन तो था ही नहीं, तो इंटेंशन शुड बी देयर। दूसरा, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी माने आप एथिकल ऐसे नहीं होगे कि आप एक दिन कुत्ते को रोटी खिला दो तो आप एथिकल बन गए, है ना? रोज कुत्तों को रोटी खिलाओ जो आपके दरबार में आते हैं। ये तो मैं कुत्तों वाला एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन अगर इफ यू वांट टू डू गुड फॉर अदर्स, डू इट रेगुलरली, देयर शुड बी ए कंटिन्यूटी, तभी आप एथिकल हो पाओगे। एथिकल का मतलब क्या होता है? आपके कैरेक्टर का फीचर होना चाहिए मोरालिटी। तो आपके कैरेक्टर में मोरालिटी घुसेगी कैसे? अगर आप कंटिन्यूटी रखोगे, राइट? तो इंटेंशन के साथ साथ कंटिन्यूटी भी होनी चाहिए अच्छे कामों की, तो कंटिन्यूअसली अच्छे काम करो, एरिस्टोटल ये बोलता है। तीसरा कहता है कि लॉजिक या कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अब मान लो लॉजिक या कैपेसिटी टू चूज द राइट डिसीजंस इज नीडेड। अब मान लो आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, आप में इंटेंशन भी है और आप कंटिन्यूअसली अच्छा भी करना चाहते हो, लेकिन ये भी तो जरूरी है कि आप डिसाइड कर सको कि अच्छा काम क्या है। मान लो आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, लेकिन उस अच्छा करने की चाह में आप बुरा कर देते हो किसी आदमी के साथ। चाहते तो अच्छा करना, मान लो आप चाहते हो कि आप किसी आदमी जो बहुत मोटा है, मान लो आप चाहते हो किसी बहुत मोटे आदमी को आप लिफ्ट दे दो, है ना, जो कि रोज जा रहा है अपने ऑफिस, उसको आप लिफ्ट दे दो ताकि उसकी भलाई हो सके। लेकिन उसका भला तो चलने में हो रहा था। वाई? क्योंकि उसकी जो ओबेसिटी है, जो उसकी फैट है, वो तो चल चल के पिघल रही थी, उसका तो भला उस तरीके से हो रहा था। लेकिन भला करने के चक्कर में आपने उसका बुरा कर दिया, उसकी शुगर बढ़ गई और वो मर गया। क्या आप एथिकल हुए? नहीं। एरिस्टोटल के हिसाब से उस केस में आप एथिकल नहीं हो, भले ही आपका इंटेंशन हो दूसरों को अच्छा करने का, कंटिन्यूटी से भी आप उसको बार बार लिफ्ट दिए जा रहे हो, बट आपका लिफ्ट देना उसके लिए हार्मफुल हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी शुगर लेवल बढ़ गया।
ठीक है, तो ये एरिस्टोटल के हिसाब से आपके पास लॉजिक भी होना चाहिए, सोचने का कैपेसिटी टू थिंक होना चाहिए, कैपेसिटी टू चूज द राइट डिसीजन. That's how you can become ethical according to Aristotle. Okay, done. Next is focus on justice. Ethics एरिस्टोटल कहता है कि एथिकल बनने के लिए आपको जस्टिस पे फोकस, न्याय पे फोकस करना चाहिए. किस तरीके का न्याय? डिस्ट्रीब्यूटिव न्याय. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने एक एथिकल राज्य, एक एथिकल राजा, एक एथिकल शासन वो होगा जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस लाए. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस माने जो सोसाइटी के बेनिफिट्स हैं, जो सोसाइटी की वेल्थ हैं, जो सोसाइटी के मॉरल्स हैं, जो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इन सारी चीजों को लोगों की एबिलिटी, नीड्स और उनके कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, उनके अनुसार अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन सारी चीजों को, वेल्थ को और सोसाइटी का जो सोसाइटी में पोजीशंस हैं, जो सोसाइटी में पावर्स हैं, अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो लोगों को अकॉर्डिंग टू देयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ला रहे हो. यही जॉन रॉल्स भी कहता है. फिर आता है रिट्रीब्यूटिव जस्टिस. रिट्रीब्यूटिव जस्टिस का माने कि आप लोगों में रिफॉर्म ला रहे हो. रिट्रीब्यूटिव जस्टिस बेसिकली पनिशमेंट से डील करता है कि अगर कोई आदमी बुरा काम कर रहा है तो उस आदमी को अच्छा बनाना आपका काम है, स्टेट का काम है. रिट्रीब्यूटिव जस्टिस पनिशमेंट पे फोकस करता है, लोगों में रिफॉर्म लाने के लिए फोकस करता है. ठीक है, जो जेल वेल करते हैं लोग, मान लो अगर आपने कुछ गलत कर दिया है ना, किसी को मार दिया, आपने पीट दिया, बहुत पीटा, और आपको जेल कर दिया अथॉरिटी ने. जेल क्यों किया अथॉरिटीज ने? क्योंकि वो रिट्रीब्यूटिव जस्टिस देना चाहते हैं आपको, वो आपको रिफॉर्म करना चाहते हैं, अच्छा आदमी बनाना चाहते हैं. ये भी तो आपके साथ जस्टिस हुआ. इसी तरीके से तो हम लोगों को जेल करना, इस एक्शन को हम जस्टिफाई करते हैं. ठीक है, जेल में डालने की जस्टिफिकेशन क्या है कि वी आर गिविंग रिट्रीब्यूटिव जस्टिस टू दैट पर्सन, वी आर रिफॉर्मिंग दैट पर्सन, इट इज जस्टिस टू दैट पर्सन. यही एरिस्टोटल कहता है. एरिस्टोटल की यहाँ एक दो स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है, अपने नोट्स में आप लिख सकते हैं कि आई काउंट हिम ब्रेवर हु ओवरकम्स हिज डिजायर्स रेदर देन हिम हु ओवरकम्स हिज एनिमीज. तो वो आदमी जो अपनी डिजायर्स पे काबू कर लेता है, अपनी इच्छाओं पे काबू कर लेता है, वो और ब्रेव होता है एज कंपेयर टू हिम जो एनिमी को कंट्रोल करता है, एनिमी को कॉन्कर करता है. ठीक है, शत्रुओं पे कब्जा करने से ज्यादा है अपनी इच्छाओं पे काबू करो. इसलिए सेल्फ कंट्रोल आवश्यक है. अपने आप पे कंट्रोल करना, अपने इंटरनल एनिमी क्या हुआ, आपकी इच्छाएं, उन पे काबू करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. बाकी कहता है कि नोविंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम. नोविंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम. यही बात डेविड कोलमैन भी आगे कहता है. जब एटीट्यूड की बात आती है तो सेल्फ अवेयरनेस इज अ गुड पार्ट, एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एटीट्यूड. ओके, तो सेल्फ अवेयरनेस की ही कोटेशन यहाँ पे आप एरिस्टोटल से भी ले सकते हो. तो जब भी आप एटीट्यूड या सेल्फ अवेयरनेस पे आपको क्वेश्चन आए तो इस कोटेशन को आप उसमें डाल सकते हो. नेक्स्ट इज कि दोज हु एजुकेट चिल्ड्रन. बेसिकली ये भी पढ़ लेना इस कोटेशन को, ये भी इसी बात पे फोकस करता है कि यू शुड एजुकेट योर चिल्ड्रन, बिकॉज वो पेरेंट्स जो अपने चिल्ड्रन को एजुकेट करते हैं, दे आर मोर वैल्यूएबल पेरेंट्स एज कंपेयर टू दोज हु फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग देम. ठीक है, प्रोड्यूस कर लिया, मान लो आपने बच्चे पैदा कर दिए, 15-20 बच्चे पैदा कर दिए, उनको एजुकेशन दी नहीं, वो बाद में मजदूर बन रहे हैं, ये तो पाप हुआ ना, आप पाप कर रहे हो, उनको मजदूर बनाए जा रहे हो. लेकिन अगर आप एजुकेट कर रहे हो तो अगर वो मजदूरी भी करेंगे तो दिमाग से करेंगे, उनके पास दिमाग होगा. सो एजुकेशन इज एसेंशियल फॉर बीइंग एथिकल अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल एज वेल. यही बात प्लेटो ने कही, यही बात सोक्रेटिस ने कही. तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है. एरिस्टोटल भी हो गया. अब आता है वो चीज जो हमने लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी कवर कर दी है, यूटिलिटेरियनिज्म. एक बार फिर से जल्दी से इसको देखेंगे. यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है? बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म क्या कहता है कि हैप्पीनेस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू. अगर सिंपल वर्ड्स में आपको ये भूल जाओ अगर थोड़ी देर के लिए, क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म,
तो अगर सिंपल यूटिलिटेरियनिज्म को, अगर टाइप्स ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म भूल जाओ, तो यूटिलिटेरियनिज्म, सिंपल यूटिलिटेरियनिज्म को अगर आपको डिफाइन करना है तो आप कैसे डिफाइन करोगे कि यूटिलिटेरियनिज्म इज अ स्ट्रीम ऑफ थॉट that focuses on securing the greatest happiness for the greatest number of people. Okay, greatest happiness for the greatest number of people. इसके प्रणेता कौन माने जाते हैं, फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कौन माना जाता है? जेरेमी बेंथम। और इसने दिया अपना थॉट क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का। जेरेमी बेंथम ने क्या कहा कि हर वो एक्शन जो सबसे ज्यादा लोगों के लिए हैप्पीनेस लाएगा, खुशियां लाएगा, वो आपका वो एक्शन एथिकल एक्शन होगा। जैसे कल मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल आप, इसमें आपको केस स्टडी मिल सकती है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूटिलिटेरियनिज्म का पर्सपेक्टिव, आप कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप एक डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, आपको केस स्टडी दी गई है, यूपीएससी ऐसे केस स्टडी आपको डाल सकता है। फॉर एग्जांपल आप एक डैम प्रोजेक्ट के मुखिया बना दे गए हो, आपको एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है नर्मदा रिवर की वैली में, मान लो नर्मदा रिवर की वैली में, लेकिन उस वैली में जब आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो 100 लोगों को वहां से हटाया जाएगा, ये तय है ये बात। लेकिन वो 100 ट्राइबल ऐसे हैं जिनका एग्जिस्टेंस खतरे में है, या जो बिल्कुल नहीं चाहते कि अपनी जमीन छोड़े, और उनका पूरा हक भी है अपनी जमीन पे, लेकिन आपको अथॉरिटी दी है सरकार ने कि आप उनको वहां से हटा के कहीं रिहेबिलिटेट कर सकते हो, पर रिहेबिलिटेशन के लिए भी नहीं मान रहे हैं वो ट्राइबल्स। मान लो ये केस स्टडी आपको दी गई है, पर ये डैम प्रोजेक्ट ऐसा है जो 10 लाख लोगों के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, तो क्या आप ये डैम कंस्ट्रक्ट करोगे या सरकार को रिपोर्ट करोगे कि हमें ये डैम प्रोजेक्ट बंद कर देना चाहिए क्योंकि ट्राइबल्स मान ही नहीं रहे हैं, इनका कल्चर, इनकी जान खतरे में है? तो यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से आप क्या कहोगे कि हमें कंस्ट्रक्ट कर देना चाहिए, क्यों? जाने दो इन 100 लोगों को, जाने दो 100 लोगों को, 10 लाख की भलाई भी तो हो रही है, 10 लाख की भलाई भी तो हो रही है, इन 10 लाख लोगों को तो खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रही है। सो अकॉर्डिंग टू यूटिलिटेरियंस, अकॉर्डिंग टू जेरेमी बेंथम, if any human action is bringing happiness to the greatest number of people, then your action would be deemed ethical। और इसी तरीके से केस स्टडी में आप इस पर्सपेक्टिव को डाल सकते हो, वहां आप लिख सकते हो पर्सपेक्टिव्स, और आपसे पूछा भी जाएगा कि विच पर्सपेक्टिव ऑफ एथिकल एक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन दिस केस स्टडी, तो आपने ये भी पूछा जा सकता है, तो आपने ये डाल देना है कि ये पर्सपेक्टिव इज इंपॉर्टेंट इन दिस केस स्टडी, राइट। फिर जेरेमी बेंथम तो हो गया, हु इज फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म। इसने बेसिकली एक रॉ सा आइडिया दिया यूटिलिटेरियनिज्म का। बाद में आया बाप था जेएस मिल। जेएस मिल ने बोला कि ए जेरेमी बेंथम, तुम हैप्पीनेस की क्वांटिटी की बात तो कर रहे हो, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पीपल की बात तो तुम कर रहे हो, क्वांटिटी की बात तुम कर रहे हो, लेकिन क्या वो ह्यूमन एक्शन से क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस मिल पाएगी? क्वांटिटी की बात तो तुम कर रहे हो कि हाँ 10 लाख लोगों को मिल रही है रोशनी, बट क्या उस हैप्पीनेस की क्वालिटी उतनी है कि तुम इन 100 लोगों को वहां से हटा सको? क्या उस लायक क्वालिटी है इस हैप्पीनेस की? तो क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस ऑल्सो मैटर्स अकॉर्डिंग टू जेएस मिल। हैप्पीनेस शुड हैव क्वालिटी एज वेल, नॉट ओनली क्वांटिटी। ओके, सो इसी वजह से, इसी तरीके से जेएस मिल ने क्वालिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म का अपना पर्सपेक्टिव दिया, राइट। According to J.S. Mill, not only the quantity of happiness, not only the quantity of people being affected by the happiness matters, but the quality of that happiness also matters. Quality of pleasure also matters. According to him, pleasures are of two types: higher pleasures जो अच्छी क्वालिटी के हैं, और लोअर प्लेजर जो बुरी क्वालिटी के हैं, जो मिडिल क्लास के प्लेजर्स हैं या जो लोअर क्लास के प्लेजर्स हैं कि भाई ऑल्टो कार ले लो और इससे खुशी मिल जाएगी। मान लो अगर सरकार ने अनाउंस कर दिया कल को कि हम सबको बजाज की एक स्कूटी दे देंगे, ठीक है, या स्कूटी पे सब्सिडी दे देंगे, और लोग खुश हो गए, बहुत लोग खुश हो गए, मिडिल क्लास तो पूरा खुश हो गया,
पर भाई खुशी में इन्होंने अपने अपने 100 दिन बिता दिए खुशी में ही। इन्होंने बोला कि हम तो हर हफ्ते अब वीकेंड पे जाएंगे और स्कूटी में जाएंगे मियाँ बीबी दोनों, है ना। इस वजह से इन्होंने अपने 100 दिन मरा दिए स्कूटी में सफर करते करते। इस लायक तो इनकी खुशी थी भी नहीं। सो क्वालिटी मैटर्स, और इसी लोअर प्लेजर के चक्कर में मध्य वर्ग जो है वो मारा जाता है बार बार। मध्य वर्ग की खुशियां ही नहीं है। खुशियां क्या खुशियां हैं, वो कैसी खुशियां अपने लिए इमेजिन करते हैं। सो क्वालिटी ऑफ खुशी ऑल्सो मैटर्स, राइट। तो अच्छे प्लेजर्स अपने लिए इमेजिन करो। बोलो कि मैं अगले साल अटैक कर दूंगा कहीं पे और एकदम कब्जा कर देंगे वहां पे और राजा बन जाएंगे एकदम, है। अगले साल होगा अटैक अमेरिका पे। मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्वालिटी मैटर्स, यू शुड इमेजिन गुड प्लेजर फॉर योरसेल्फ, ठीक है। टेक प्लेजर फ्रॉम द गुड थिंग्स, quality things, quality of pleasure, maintain your quality of pleasure, that is what J.S. Mill said। तो आपने ये सारी चीजें याद रखनी है। तो यही उसकी कोटेशन भी थी J.S. Mill की, इट इज बेटर टू बी सोक्रेटिस डिससेटिस्फाइड देन ए फूल सेटिस्फाइड। क्या कहना चाहता है कि सोक्रेटिस जिसके बारे में हमने, सुकरात जिसके बारे में हमने पढ़ लिया है हिंदी माध्यम, सुकरात के बारे में कह रहा है कि एक एक डिससेटिस्फाइड सुकरात होना बेहतर है, क्योंकि वो नॉलेजेबल आदमी है, उसकी क्वालिटी है नॉलेज की। तो अगर आप एक डिससेटिस्फाइड सुकरात हो तो आप बेहतर पोजीशन में हो एज कंपेयर टू ए सेटिस्फाइड फूल। फूल आदमी क्या होगा भाई, छोटी सी चीजें, तुमको लॉलीपॉप थमा दिया और वो खुश हो गया, सेटिस्फाई हो गया। सुकरात लॉलीपॉप से खुश थोड़ी ना होगा। तो एक नाखुश सुकरात होना बेहतर है एज कंपेयर टू खुश मूर्ख आदमी, राइट। ये हो गया आपका यूटिलिटेरियनिज्म। और आगे के जो दो थॉट्स है, ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म और हेडोनिज्म, ये भी बिल्कुल सेम है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म जिसे हम कॉन्सिक्वेंशियल मॉरल रीजनिंग भी कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियल मॉरल रीजनिंग भी हम इसे कहते हैं, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। तो कॉन्सिक्वेंशियलिज्म किस बात पे फोकस करता है, कॉन्सिक्वेंसेस पे। क्या कहता है ये कि अगर आपका कोई एक्शन अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस लाता है, अच्छे परिणाम लाता है, तो वो एथिकल एक्शन होगा। बस इतना याद रखना है, लिखो नोट्स में बस इतना कि अगर आपका इफ ह्यूमन एक्शन टेंड्स टू ब्रिंग good consequences, then that human action would be deemed ethical according to consequentialists। कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट कौन है, थिंकर कौन है इसके, यही है दोनों, जेरेमी बेंथम और J.S. मिल, ठीक है। बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म का ही एक सुपर सेट है ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए, पर इसके अगेंस्ट कई थिंकर भी तो हैं, जैसे कांट है। कांट ने बोला कॉन्सिक्वेंसेस डू नॉट मैटर, द प्रोसेस मैटर्स। सिमिलरली गांधी ने बोला एंड्स डू नॉट मैटर, मीन्स मैटर। मतलब किस तरीके से आप किस काम को करते हो, वो तरीके मैटर करते हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट वर्क, अकॉर्डिंग टू गांधी। कांत ने भी कुछ ऐसा ही बोला है कि भाई आपके परिणाम मैटर नहीं करेंगे, उन परिणामों को पाने के लिए आपने वो काम कैसे किया, वो तरीके मैटर करेंगे। पर कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट के अनुसार, यूटिलिटेरियंस के अनुसार क्या मैटर करता है, परिणाम मैटर करता है। कोई बात नहीं अगर आपको 100 लोगों को खुश करने के लिए एक की हत्या भी करनी पड़े, कोई बात नहीं। पर गांधी क्या इसको अलाउ करेंगे, नहीं। कांट अलाउ करेगा, नहीं। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म को ये फॉलो नहीं करते हैं, राइट। तो सिमिलर टू यूटिलिटेरियनिज्म। आगे आता है हेडोनिज्म। ये सारी चीजें भाई, मतलब कल सुबह शीशा लेना, उसके सामने खड़ा हो जाना, फिर देखना खुद को, आपको वही तस्वीर दिखेगी जो आप एक्चुअल में हो, लगभग वही। तो उल्टी सीधी आ सकती है थोड़ी तस्वीर, डिपेंडिंग ऑन कि आप कैसा शीशा ले रहे हो अपने सामने, ठीक है। मिरर कैसा है आपका, कन्वेक्स है, कनकेव है या प्लेन है। तो सिमिलर ये भी है, उल्टा सीधा करके दे दिया हुआ है। हेडोनिज्म इज इक्वल टू कॉन्सिक्वेंशियलिज्म इज इक्वल टू क्वांटिटेटिव यूटिलिटेरियनिज्म। तो ये सारे मतलब जुड़वा भाई है सारे, ठीक है। तो ज्यादा इसमें ऐसे नहीं देना है। हेडोनिज्म का मतलब क्या है, बिल्कुल वही एक्विजिशन ऑफ प्लेजर पे ये फोकस करते हैं। हेडोनिज्म एक ऐसा थॉट है दैट फोकसेस ऑन प्लेजर, दैट फोकसेस ऑन प्लेजर। एथिकल वर्क विल बी दैट वर्क दैट ब्रिंग्स प्लेजर टू द पीपल, ऑल द सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड, दैट इज योर हेडोनिज्म। बस इतना हो गया। बाकी फिर इसके एक दो टाइप है, कुछ भी आपको याद नहीं रखना है उसका, आपकी बुक्स में दिया होगा कहीं पे, फिलोसफिकल हेडोनिज्म हो गया, एथिकल हेडोनिज्म हो गया। ये सारी चीजें बिल्कुल भी उतनी अच्छी, मतलब उतनी
सिग्निफिकेंस नहीं रखती है, आपका उतना यूज नहीं होना है। आपको बस ये थॉट याद रखना है कि हाँ, हेडोनिस्ट दे ट्राई टू प्रमोट द प्लेजर, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर, ये ठीक है। ये तो मैंने पॉलिटी का कंसेप्ट ला दिया, डॉक्ट्राइन ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्लेजर पे ये ज्यादा फोकस करते हैं, लोगों की खुशी पे ज्यादा फोकस करते हैं। नो मैटर कि आपको खुशी लाने के लिए क्या काम करना पड़ रहा है, पर अगर आप किसी काम से खुश हो रहे हैं तो वो काम करो, वो काम एथिकल है अकॉर्डिंग टू हेडोनिस्ट। ठीक है, डन हेडोनिज्म भी। नेक्स्ट कम कांटियन एथिक्स। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कांट, यहाँ पे हमने डिस्कस किया, अगर आप भूल चुके हैं कॉन्सिक्वेंशियलिज्म में ही हमने कांट को भी डिस्कस किया कि भाई कांट बिल्कुल कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के अगेंस्ट बोलता है। कॉन्सिक्वेंशियलिज्म क्या फोकस करता था कि भाई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन मैटर्स, द प्रोसेस डज नॉट मैटर। पर कांट क्या कहता है, प्रोसेस मैटर्स, consequences do not matter, so go through good processes, consequences will always be good, कांत ये कहता है। तो कांत ने अपनी जो एथिकल थ्योरी दी, ये कॉन्सिक्वेंशियलिज्म के अगेंस्ट वाली जो थ्योरी है उसे हम कहते हैं डियोंटोलॉजिकल एथिक्स। डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, ये डियोंटोलॉजिकल थ्योरी किस बात पे फोकस करती है, इट इज कंसर्न्ड विद एक्शंस एंड वेदर इट इज राइट और रॉन्ग एंड नॉट द आउटकम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। ये एक्शन पे फोकस करता है कि आप काम कौन सा कर रहे हैं, उस काम का परिणाम क्या है, इस बात पे नहीं। आप एक आदमी की हत्या कर रहे हैं 100 लोगों को खुश करने के लिए, तो हत्या करने वाला काम अनएथिकल है, भले ही वो 100 लोगों को खुश कर देता हो। ठीक है, हत्या तो अनएथिकल है ना, तो ये हत्या पे फोकस करेगा डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, इसको नहीं लेना देना 100 लोगों की खुशी से। कांत कहता है डू गुड वर्क्स ओनली। ठीक है, क्वालिटी होनी चाहिए आपकी खुशी में ना, तभी तो क्वालिटी आएगी। सो इट इज अगेंस्ट यूटिलिटेरियनिज्म, इट इज अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंशियलिज्म, हेडोनिज्म। ठीक है, तो इट इज अ काइंड ऑफ एब्सोल्यूट थ्योरी कि इट ट्रीट्स एवरी सिचुएशन इक्वली। लग रहा है ना आपको कि भाई कोई भी परिणाम मैटर नहीं करेंगे, बस आपको प्रोसेस पे फोकस करना है, हमेशा सही रहो, हमेशा सही काम करो। ये एब्सोल्यूटिस्ट थॉट हुआ ना। सिचुएशन या एक्सेप्शन को तो ये एक्सेप्ट कर ही नहीं रहा है, एक्सेप्शन भी तो हो सकती है। मान लो अगर आप हत्या कर रहे हो 100 लोगों को खुश करने के लिए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप टेररिस्ट की हत्या कर रहे हो, उस टेररिस्ट की जिसने उन 100 लोगों के परिवारों को मार दिया। अब इसके अनुसार, कांट के अनुसार, उस टेररिस्ट को मारना भी गलत होगा। So there is no exception according to Kant, but there should be exception। तो ये इसका क्रिटिसिज्म हो सकता है कि इट इज अ काइंड ऑफ categorical thing, it is a kind of absolutist concept that Kant has proposed। बस इतना ही याद रखना है आपको कांटियन एथिक्स का। बाकी बहुत गंदगी पड़ी हुई है यार, ये लेक्सिकन वैक्सिकन जो है इसमें जितना भी है। ठीक है, तो बस इतना आपने इसके बारे में याद रखना है, कांटियन एथिक्स के बारे में। ये आप अच्छी स्टेटमेंट है जो आप यूज कर सकते हो कहीं पे भी, ऐसे में भी, कहीं पे भी। तो वी आर नॉट रिच बाय व्हाट वी पोजेस बट बाय व्हाट वी कैन डू विदाउट। इसके कहने का मतलब है कि हम अमीर इसलिए नहीं है कि हमारे पास संपत्ति बहुत है, हम अमीर तब होंगे अगर हमारे से वो संपत्ति छीन भी ली जाए, फिर भी अगर हम बेहतरीन काम कर सकें तो हम अमीर हैं। विदाउट संपत्ति भी अगर हम अच्छे काम कर सकें, बहुत बड़े काम कर सकें, तो भी हम अमीर होंगे, संपत्ति से अमीर नहीं होंगे। सो दिस इज व्हाट ही वांट्स टू से, वी आर नॉट रिच बाय व्हाट वी पोजेस बट बाय व्हाट वी कैन डू विदाउट पोजेसिंग दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट इंडियन एथिक्स। इंडियन एथिक्स में बेसिकली लास्ट में तो कई लोग आपको पढ़ाएंगे ये क्या बोलते हैं रिलीजियस एथिक्स भी, कि हिंदुइज्म, जैनिज्म, इनके क्या एथिकल वैल्यूज हैं वगैरह वगैरह, वो सबको पता है यार, आपने हिस्ट्री में पढ़े हुए हैं, जीएस में पढ़े हुए हैं, तो उतना जरूरी नहीं है। पर गांधी में आपने फोकस हमेशा करना है और अच्छे से इसके भी नोट्स बनाने हैं। आपसे सीधे वो पूछ सकते हैं कि व्हाट फीचर्स डू यू फाइंड इन इंडियन एथिकल थॉट्स। तो फीचर्स आपने हमेशा याद रखने हैं। याद क्या करना है, इसके बारे में समझना है। वी ऑल आर इंडियंस, ठीक है, और हमने इतना पढ़ा हुआ है अपनी हिस्ट्री के बारे में, तो ये सारे फीचर्स हैं, वेल नोन है। मैं बस इनको यहाँ पे
सिर्फ लिस्ट करे दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसमें आगे एक्सप्लेन तो कोई भी कर सकता है इनको। तो इंडियन एथिक्स के फीचर्स क्या है, और बेस्ट वे ऑफ आंसर राइटिंग है कि भाई आप ज्यादा एक्सप्लेन करने में लगो ही मत, इन हेडिंग्स को ही इतना बड़ा बड़ा लिख दो कि एग्जामिनर को लगे कि आपने सेंटेंस लिख दिया है। मैंने कई ऐसे टॉपर्स की कॉपी देखी है जिन्होंने बस ये 5 वर्ड्स लिखे होंगे और इसकी उन्होंने 2 लाइन में लिखा हुआ है, लगता है कि इसने पूरी एक लाइन बना दी हुई है, लेकिन है वो सिर्फ हेडिंग, ठीक है। तो हेडिंग में फोकस करो। बाकी बेयर आपसे कोई मतलब ऐसा बेयर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, नंगा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट आर फीचर्स ऑफ इंडियन एथिक्स। इसके साथ कुछ और भी डाला जाएगा क्वेश्चन में, ठीक है, कि हाउ द एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एथिक्स ऑकर्ड, ऐसे ऐसे कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो एथिक्स के, इंडियन एथिक्स के फीचर्स क्या है, जैसे इट इज ओल्डेस्ट मॉरल फिलॉसफी, इट कंसिस्ट ओल्डेस्ट मॉरल फिलोसफीज, आपको पता है। फिर फिलोसफी के अगर आपने एग्जांपल देने हैं, इजी लिख देना आगे। एग्जांपल में क्या देंगे आप, वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी, वेदांता की क्या क्या फिलोसफीज हैं, कर्म सिद्धांत इसमें आता है। और मतलब जो शास्त्र हैं, नीति शास्त्र वगैरह वगैरह, या जो भी आपके कौटिल्य हैं, कौटिल्य की जो भी फिलोसफी रही है एथिक्स के बारे में, ये सारे आप एग्जांपल इसमें आगे कोट कर सकते हो, ठीक है। Next is it has metaphysical linkages. Indian ethical theories metaphysical linkages. Metaphysical क्या होता है, एक ऐसी चीज जो रियलिटी में एग्जिस्ट कर भी सकती है या नहीं भी कर सकती है, बट इंसान की इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करती है। जो आपकी इमेजिनेशन में एग्जिस्ट कर रही है उसे हम कहेंगे मेटाफिजिकल एग्जिस्टेंस। तो इंडिया के जो एथिक्स है उसमें ऐसी कई चीजें हैं जो बस इमेजिनेशन पे बेस्ड है, ठीक है। तो इट हैज मेटाफिजिकल लिंकेजेस। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूटिस्टिक एंड स्पिरिचुअलिस्टिक कंस्ट्रक्ट। इसमें स्पिरिचुअल चीजों पे बात की जाती है, आप सबको पता है, आत्मा, ब्रह्म, ऐसी स्पिरिचुअल चीजों पे इसमें काफी फोकस किया जाता है। वेदांता स्कूल ऑफ फिलोसफी इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इज इंडियन एथिक्स में क्या आपको देखने को मिलेगा कि कर्म सिद्धांत पे ऑलमोस्ट सभी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऑलमोस्ट सभी एथिकल थिंकर्स, चाहे वो एंशिएंट टाइम से अभी तक हो, कर्म सिद्धांत पे भरोसा जरूर करते हैं, लॉ ऑफ कर्मा पे। क्या है लॉ ऑफ कर्मा, कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, अच्छा काम करो अच्छे परिणाम मिलेंगे, अगले जन्म में भी इस जन्म में भी। तो इंडियन एथिक्स का ये एक मेन फीचर है जो लोगों को डराता है। इंडिया में लोगों को कैसे डराया जाता है अच्छा काम करने के लिए, बुरे कामों को करने से रोकने के लिए इंडिया में डराने के साधन क्या है, एक तो ये है भगवान सबको देख रहा है, दूसरा साधन क्या है, दूसरा तरीका क्या है, कह रहा है कि अगर तुम बुरे काम करोगे तो अगले जन्म में कोड़ लगेंगे तुम्हें, नरक में जाओगे, नरक में, और तेल की कढ़ाई में उबलोगे, पकौड़े बनेंगे तुम्हारे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डर फैलाए जाते हैं। तो एथिकल एक्शन लाने के लिए ये सारे कंस्ट्रक्ट इंडिया में किए गई हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो लॉ ऑफ कर्मा इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एथिक्स, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फोकस ऑन धर्म पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या है, इंडिया में 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इंसान को धर्म पे फोकस कब करना चाहिए, पूरा धर्मी कब हो, धर्मी कब हो, जब वो एक स्टूडेंट की, ब्रह्मचर्य की एज में हो। अर्थ कब अर्न करना चाहिए, जब वो ब्रह्मचर्य आश्रम से निकल जाए और अपने फैमिली को एस्टेब्लिश करने लग जाए, ठीक है। फिर काम, काम की कामना, पहले पूरा धन संपत्ति कमा लो फिर काम की कामना करो। जब 70, 80, 85, 75 साल के हो जाओ तो फिर मोक्ष की तलाश में चले जाओ। ये है इंडिया में जीने का तरीका, और यही है एथिकल बिहेवियर, एथिकल वे ऑफ लिविंग अ गुड लाइफ एज पर इंडियन एथिक्स। ओके, नेक्स्ट गांधीयन एथिक्स। गांधीयन एथिक्स किस बात पे फोकस करते हैं, एक सेकंड गाइस, हाँ, गांधीयन एथिक्स आपने सबने सुना हुआ है गांधी जी के बारे में। जीएस तो आपने कवर किया ही होगा, तो जो पीएसआई ऑप्शनल के हैं उनको तो जानने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कवर किया होगा, लेकिन फिर भी अगर जानना है तो आप इसको देख सकते हैं, गांधीयन एथिक्स। बट इंपॉर्टेंट बहुत है, इंपॉर्टेंट बहुत है,
एक भी आपको ऐसा एथिक्स का पेपर नहीं मिलेगा जिसमें गांधीयन एथिक्स से क्वेश्चन ना पूछा गया हो रिलेट करके, राइट। तो गांधीयन एथिक्स को अगर हम स्टडी करेंगे, इसके कंसेप्ट्स को अगर हम स्टडी करेंगे, तो उससे पहले हमें ये ऑब्जेक्टिव्स देख लेने हैं। गांधी के एथिकल व्यूज के ऑब्जेक्टिव क्या रहे? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव रहे हैं, टू ट्रांसफॉर्म द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। गांधी चाहते थे कि सोसाइटी भी एथिकल बने, इंडिविजुअल भी एथिकल बने। इसीलिए गांधी ने, आप देखेंगे कि गांधी ने अलग अलग एथिकल प्रिंसिपल प्रेस्क्राइब किए हुए हैं। बिजनेसमैन, रिच लोगों के लिए अलग से प्रिंसिपल्स हैं, जो आपके पब्लिक सर्वेंट हैं, जो आपके सिविल सर्वेंट है या नेता लोग हैं, उनके लिए अलग से है, तलिस्मा उन्होंने एक दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग से प्रेस्क्रिप्शन दी हुई है, सो दैट सोसाइटी एज वेल एज इंडिविजुअल बोथ कैन बिकम एथिकल। दूसरा है, इनके एथिकल व्यूज के सबसे मतलब सबसे अंदर का सबसे महत्वपूर्ण प्रिंसिपल क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ गांधीयन एथिक्स। तीसरा, द एक्शन दैट इज मॉरल विच इज सेल्फलेस इन सर्विस ऑफ अदर्स। ये क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू गांधी वो एक्शन, आपका वो काम मॉरल होगा, आपका वो डिसीजन मॉरल होगा, एथिकल होगा, जो कि आपके अपने हित पे फोकस ना करे, सेल्फलेस हो, जो कि दूसरों की सर्विस के लिए आपने लिया हुआ है, वो एथिकल होगा। तीसरा, फियर से फ्री होना चाहिए आपका डिसीजन। ऐसा नहीं होना चाहिए आपने इंडिया में कोई डिसीजन लिया और अमेरिका के द्वारा वो फोर्स्ड है, वो एथिकल नहीं है, वो मॉरल नहीं है। फियर से फ्री होना चाहिए, आपको अपनी कंसाइंस की आवाज सुननी है, आपकी आत्मा जो कहती है वही एथिकल है अकॉर्डिंग टू गांधी। और कहता है कि डज नॉट सीक टू क्रिएट फियर एमंग अदर्स। ना आप डरो ना दूसरों को डराओ, अगर आप ऐसी लाइफ जी रहे हो तो एथिकल हो, यही कहते हैं गांधी। नेक्स्ट है, फोकस ऑन मीन्स ऑफ एक्शन रेदर देन, बिल्कुल कांट की तरह। कांट ने क्या कहा था कि प्रोसेस मैटर्स, व्हाट वर्क यू आर डूइंग इट मैटर्स रेदर देन व्हाट implications दैट वर्क इज कॉजिंग। ठीक है, काम मैटर करता है, आपका आपकी अप्रोच मैटर करती है। सिमिलरली गांधी भी कहता है कि कौन से मीन्स आप उपयोग कर रहे हो, आपका माध्यम क्या है हैप्पीनेस को लेने का, ये मैटर करता है एज कंपेयर टू द रिजल्ट ऑफ दैट एक्शन। ठीक है, तो ये हेडोनिज्म के बिल्कुल ऑपोजिट ये बात जाती है। मतलब आपको अपने प्रोसेस पे फोकस करना है, आपका प्रोसेस शुद्ध होना चाहिए। उद्देश्य भले ही, मतलब उद्देश्य भी शुद्ध होने चाहिए, परिणाम जो भी हो आपका प्रोसेस अच्छा होना चाहिए। गांधी कहता है फॉल्स मीन्स कैन नेवर लीड टू गुड एंड्स, फॉल्स मीन्स कैन नेवर हेल्प इन सिक्योरिंग द गुड एंड्स। अच्छी स्टेटमेंट है, आप लिखो कहीं पे भी, गांधी जी ने ये कही है बात। सो नेक्स्ट, एथिक्स फॉर रिच पीपल। गांधी जी ने जो ये रिच लोगों के लिए एथिक्स दिया हुआ है, मैंने बताया था कि अलग अलग प्रेस्क्राइब किए हुए हैं एथिक्स। तो रिच लोगों के लिए गांधी जी की डायरेक्शन क्या है? ये डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप दिया। आपने कई बार सुना होगा ये डॉक्ट्राइन ऑफ ट्रस्टीशिप के बारे में। बेसिकली क्या कहता है, सिंपली बता दूं, ये पूरी इतनी सारी गंदगी है विकिपीडिया की, ठीक है, इसको छोड़ो। गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या कहता है? गांधी जी कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं उनके पास जो प्रॉपर्टी है, उनके पास जो प्रॉपर्टी है, अमीर लोग उसके ऑनर्स नहीं है, उसके ट्रस्टीज हैं। वो प्रॉपर्टी जो अमीर लोगों के पास है वो अमीर लोगों की ऑनरशिप में नहीं है, वो उनके ट्रस्टीशिप में है। और उनको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी को वो गरीब लोगों की सहायता में लगाए। ठीक है, दे शुड एक्ट लाइक ट्रस्टीज ऑफ प्रॉपर्टी नॉट एज ऑनर्स ऑफ प्रॉपर्टी, सो दैट वो उस प्रॉपर्टी की प्लेजर में ही ना धसे रहें कि भाई हाँ मैं तो बड़ा संपत्ति वाला हूँ, वेगनार 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 तो कहाँ यार, अमीर लोग तो ऑडी ऑडी ले ली कुछ है, तो मतलब ऐसी गाड़ी वाड़ी ले ली और एकदम पूरे होटल होटल, मतलब दिन जिनका इंडिया में हो रात उनकी कहीं जाके लुइसियाना में काट रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से वो स्लेव नहीं बनने चाहिए अपने डिजायर्स के, इसलिए उन्हें ट्रस्टीज बनना है, ऑनर नहीं बनना है उस प्रॉपर्टी का। और प्रॉपर्टी का यूज कैसे करना है? डिस्ट्रीब्यूट दैट प्रॉपर्टी अमंग दोज हु आर नीडी ऑफ देयर हेल्प।
गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत बस इतना है। कहीं पे भी अगर आपको एथिकल डिसीजन लेने के लिए आए या कहीं पे भी आपको कुछ भी लिखना हो जो कि इनइक्वालिटी से रिलेटेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आजकल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, रिच रिच होते जा रहे हैं, पुअर पुअर होते जा रहे हैं। तो ऐसे ही चक्कर में, ऐसे ही इसी के अगेंस्ट तो गांधी जी ने ये ट्रस्टीशिप का अपना फॉर्मूला दिया कि जो रिच लोग हैं वो अपनी वेल्थ भाई डिस्ट्रीब्यूट कर दो गरीब लोगों में, ठीक है, ताकि इक्वलिटी मेंटेन हो सके। तो ये इसका एक पॉजिटिव है, इक्वलिटी मेंटेन हो सके। पर सोशलिस्ट ने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया गांधी जी के इस थॉट को। क्यों क्रिटिसाइज किया? क्योंकि इसमें लगता नहीं है कि गांधी जी ही इज सब्जेक्टिंग हिमसेल्फ टू द clemency of the rich people. He is trying to subject the interest of poor to the clemency of rich people. इस ट्रस्टीशिप के अंडर रिच पीपल ऑब्लाइज्ड नहीं है, उन पे कोई कोई उनका उनका ये कर्तव्य नहीं रखा गया है, उनका ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं रखी गई है कि आपको अपनी वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ये उनकी अपनी कंसाइंस की आवाज पे डिपेंड करता है। अब जरूरी नहीं है कि सारे रिच पीपल इसको फॉलो करें, इसीलिए सोशलिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, सोशलिस्ट थिंकर्स ने। नेक्स्ट, एथिक्स फॉर पब्लिक सर्वेंट्स, द सेम दैट यू ऑल आर एस्पायरिंग टू बी। गांधी जी क्या कहते हैं, इन्होंने अपना एक तलिस्मा दिया। तलिस्मा का मतलब होता है मंत्र। एक्चुअली गांधी जी की ये स्पीच है, मैंने इस स्पीच का एक एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे निकाला हुआ है। एक स्पीच में गांधी जी ने किसी को ये डायरेक्शन दी हुई थी, जब इंडिया में इंटरिम गवर्नमेंट बन रही थी, तो जो उस गवर्नमेंट के जो मेंबर्स थे, नेहरू हो गए, पटेल हो गए, जब उनके साथ कॉन्वर्सेशन गांधी की हो रही थी, तो एक बार गांधी ने ये बात उनसे कही थी कि आई विल गिव यू तलिस्मा। ये ध्यान से पढ़ना एक बार, आई विल गिव यू ए तलिस्मा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं कि वेन एवर यू आर इन डाउट और वेन द सेल्फ बिकम्स टू मच विद यू अप्लाई द फॉलोइंग टेस्ट। कि जब भी आप किसी भी संदेह में हो कि मुझे क्या काम करना चाहिए, क्या मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या जब आप सेल्फ इंटरेस्टेड बहुत ज्यादा हो जाए, ठीक है, जब कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की सिचुएशन आ जाए, उस वक्त आपको इस मंत्र, इस तलिस्म का उपयोग करना है। और तलिस्म क्या है? गांधी कहते हैं कि इस टेस्ट का उपयोग अपने ऊपर करो। और टेस्ट क्या है? कि रिकॉल द फेस ऑफ पुअरेस्ट एंड द वीकेस्ट मैन whom you may have seen and ask yourself if the step you contemplate is going to be of any use to him. Will he gain anything by it? Will it restore him to a control over his own life and destiny? In other words, will it lead to the swaraj of hungry and spiritually starving millions? Then you will find your doubts and yourself melting away. देखो कितना अच्छा एक मंत्र है। जहां भी आप अगर एथिकल डायलेमा में पढ़ो, जहां भी आपको लगे कि यार मेरे ये दोनों डिसीजंस अच्छे हैं या मेरे ये दोनों डिसीजंस बुरे हैं, लेकिन आपको उनमें से कोई एक चूज करना है, वहां आप इस मंत्र को यूज कर सकते हो कभी भी। रिकॉल द फेस ऑफ द पुअरेस्ट मैन दैट यू हैव सीन। जिसकी धोती फटी हो, कुत्ता फटा हो, या उसके पास मकान नहीं हो, रहने के लिए, खाने के लिए पैसा नहीं हो, ऐसे किसी आदमी, बहुत गरीब आदमी का उस टाइम फेस रिकॉल करना एंड थिंक कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो, क्या उस डिसीजन से उसको कोई भला होने वाला है, तभी अच्छा स्वराज आएगा। और अगर आपका डिसीजन उसका भला करने वाला है, ऐसे गरीब आदमी का भला करने वाला है, देन योर एक्शन विल बी एथिकल एक्शन अकॉर्डिंग टू गांधी। समझ आया? ठीक, नहीं आया फिर से देखना, आ जाएगा, ठीक है। ओके, इतना ही, बाकी रटना नहीं है यार, रट्टा नहीं मारना है, दिमाग में इसकी एक इमेज क्रिएट करो, राइट? एक इमेज क्रिएट करते जाओ, गांधी जी ने ऐसा ऐसा बोला। ओके, नेक्स्ट, गांधी जी कहते हैं कि दुनिया में सब कर लेना, लेकिन ये 7 पाप कभी मत करना। देयर आर 7 डेडली सिंस। डेडली सिंस किसके लिए? इंसान के खुद के लिए भी ये डेडली है, खुद के लिए भी हानिकारक है और सोसाइटी के लिए भी हानिकारक है। इसलिए ये 7 पाप कभी मत करना। क्या है ये 7 पाप? कभी भी वेल्थ विदाउट वर्क, कभी भी बिना काम किए कोई प्रॉपर्टी मत हथियाना। मतलब अगर आप कोई ऐसी संपत्ति
ऐसी वेल्थ आप अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो जिसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा है। इट मीन्स यू आर डूइंग अ करप्शन, इट मीन्स यू आर स्नैचिंग द राइट ऑफ सम अदर पीपल, सम अदर पर्सन। वो संपत्ति किसी और की होनी थी लेकिन आपकी हो गई सिंपली बिकॉज यू ऑन द कैपिटल, सिंपली बिकॉज यू ऑन अ पर्टिकुलर पोजीशन। तो बिना काम किए अगर आपको कहीं पे भी संपत्ति प्रॉपर्टी मिल रही है तो उस प्रॉपर्टी को कभी ऑन मत करना, ये एक पाप है अकॉर्डिंग टू गांधी। ये काम आएंगे आपके ये सारी चीजें वहां पे कहीं पे भी। सीधा क्वेश्चन बनता है इस पे कि 7 डेडली सिंस ऑफ गांधी जी, ठीक है, तो ये आपने उसमें लिखना है। दूसरा, प्लेजर विदाउट कंसाइंस। आप प्लेजर ले रहे हो, प्लेजर मतलब खुशी ले रहे हो किसी बात की। प्लेजर का एक्चुअल मीनिंग है कि मतलब प्लेजर लेना माने इफ यू आर बाइंग अ कार इट इज ए प्लेजरस थिंग फॉर यू, ठीक है। लेकिन कंसाइंस के बिना आत्मा को मार करके आप कहीं प्लेजर ले रहे हो तो आप अपने गुलाम बन रहे हो सर। इफ यू आर किलिंग योर कंसाइंस, इफ यू आर किलिंग योर कंसाइंस टू टेक सम प्लेजर, then you are making yourself a slave and never become a slave। ऐसा काम कभी मत करना है अकॉर्डिंग टू गांधी जी। नेक्स्ट, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। गांधी जी कहते हैं ऐसी साइंस कभी डेवलप मत करना जिसमें इंसानियत को कोई अहमियत ना दी जाए। ऐसी साइंस कभी डेवलप मत करना जिसमें इंसानियत को कभी कोई अहमियत ना दी जाए। ऐसी साइंस इंसानियत के लिए खतरा पैदा कर सकती है। और ये सही बात है, रोबोटिक्स हम डेवलप कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम डेवलप कर रहे हैं। आज के जमाने में अभी के हिसाब से मामला ये है कि मोस्ट ऑफ रोबोट्स दे आर नॉट कंप्लीटली लिंक्ड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन द टाइम, ये गांधी जी ने बड़ी रियलिटी कही, द टाइम कि जब रोबोट्स ऑफ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकट्ठे मिल जाएंगे ना तो ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बन जाएगा। व्हाई? बिकॉज रोबोट्स विल बिकम एबल टू टेक देयर ओन डिसीजंस। वो इंसान से भी पावरफुल हो जाएंगे, दे विल मेक बेटर डिसीजंस। इंसान को मोस्ट पावरफुल स्पीशीज ऑफ वर्ल्ड क्या चीज बनाती है? वी आर मोस्ट पावरफुल स्पीशीज। क्या चीज बनाती है हमें सबसे पावरफुल? आवर कैपेसिटी टू टेक गुड डिसीजंस। बट व्हाट इफ वी एम्पावर robotics, we empower robots, machines with better information। इंटरनेट में तो बेस्ट इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, वो कितना भी वहां से माइन कर सकते हैं। अगर हमने उनको ऐसे एम्पावर कर दिया तो वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। यही गांधी जी ने उस टाइम चेताया था कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी कभी डेवलप मत करना। तभी उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब का कभी भी पक्ष नहीं लिया। नेक्स्ट सिद्ध क्या कहते हैं कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। आप एग्जांपल दे सकते हो ओसामा बिन लादेन। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है इसमें कि चरित्र का विकास किए बिना अगर आप ज्ञान का विकास कर रहे हो तो ज्ञान के उलट पड़ने की 100% संभावना है अकॉर्डिंग टू गांधी। चरित्र शुड बी क्लियर। फिर आता है पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल, जो आजकल कहीं भी नहीं देखा जाएगा, कहीं भी नहीं देख सकते आप। ये बहुत कम देखने को मिलेगा पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल। और वो भी कहीं मतलब पॉलिटिक्स ऑफ प्रिंसिपल आपको कहीं जाके पंचायत लेवल में देखने को मिलेगा अगर कहीं दिखने को मिले तो। बाकी उससे ऊपर कोई भी उठा हुआ है वो प्रिंसिपल्स के बदौलत बिल्कुल भी नहीं। तो ये तो आजकल बहुत ज्यादा लैक में है, लैकिंग है। और कहीं पे भी अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कोई क्वेश्चन आ गया, एथिक्स में क्वेश्चन आ गया या आपके ऐसे में क्वेश्चन आ गया ऐसा, तो आप यहां लिख सकते हो कि गांधी जी कॉल्ड पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल वन ऑफ द सिंस। एक पाप कहा है ऐसी पॉलिटिक्स को उन्होंने। तो यहां आपके गांधी का ये चीज आप यूज कर सकते हो। फिर आता है कॉमर्स विदाउट मॉरलिटी। भाई नैतिकता के बिना अगर आप कोई व्यापार कर रहे हो तो वो भी है। ये आप सभी को ये सारी चीजें पता है, इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है। और वर्शिप विदाउट सेक्रीफाइस, ये सारी चीजें आपने रिमेंबर करनी है। मतलब रिमेंबर मतलब मग अप ऑल दीज थिंग्स, मग अप। ओके, नेक्स्ट
फिर आता है रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स। ये मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग ना एथिक्स के मतलब महंगे कोर्स लेते हैं और फिर बता रहे होते हैं कि हिंदुइज्म के प्रिंसिपल क्या है, बुद्धिज्म के प्रिंसिपल क्या है, जैनिज्म के, इस्लाम के, क्रिश्चियनिटी के, जुडाइज्म के, इनके प्रिंसिपल क्या है। भाई सेम प्रिंसिपल है, जितने भी धर्म है वो एक ही चीज कहते हैं। हिंदुइज्म के क्या है सभी को पता है, कर्म सिद्धांत मैंने ऑलरेडी बता दिया, इस पे फोकस करता है। धर्म पे, न्याय पे, इन सारी चीजों पे फोकस करता है। बुद्धिज्म किस चीज पे फोकस करता है? इक्वालिटी ऑफ ह्यूमंस, पीस, नॉन वायलेंस। सिमिलरली जैनिज्म इक्वालिटी ऑफ ऑल एनिमल्स, ये आपने याद रखना है। जैनिज्म इक्वालिटी ऑफ ऑल एनिमल्स। जैनिज्म क्या कहता है कि हर आदमी नहीं, हर जानवर इक्वल है, इसलिए जानवर से भी हिंसा मत करो, कभी जानवर की भी हिंसा मत करो। इसलिए जो जो श्वेतांबर नहीं, जो जो दिगंबर जैन होते हैं, जो असली जैन होते हैं, वो अपने नाक पे हमेशा मास्क लगाए फिरते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि अगर गलती से भी कोई कीटाणु हमारे अंदर चला गया तो वो हमारे अंदर मर जाएगा और ये उसके खिलाफ हिंसा होगी। नंगे पांव वो चलते हैं, क्यों? अगर चप्पल पहनेंगे तो चींटी वींटी नीचे मर जाएगी, आपके पांव तो काफी सॉफ्ट होते हैं नीचे से, तो चींटी वींटी मर जाएगी, फिर वो हिंसा हो जाएगी। तो जैनिज्म का प्रिंसिपल ऐसा है कि सारे एनिमल्स इक्वल है और सबकी रिस्पेक्ट करो। फिर आता है आपका इस्लाम, वही फोकस जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सोसाइटी में, इक्वलिटी, ब्रदरहुड, रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, ये सारी चीजें तो इस्लाम ने कही है। फिर क्रिश्चियनिटी, ऐसा ही सिमिलरली जुडाइज्म होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कहीं पे भी आप लिख सकते हो यार कि हमने कल रिलीजियस क्या कहते हैं, रिलीजियस थ्योरी ऑफ एथिक्स भी हमने कल पढ़ी हुई है। तो कहीं पे भी अगर आपको सब्सटैंशिएट करना हो अपना आंसर, तो आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल न्याय, अगर अगर आपको आ गया कि जस्टिस इज द ग्रेटेस्ट वर्च्यू, अगर आपको यही स्टेटमेंट दी गई हो, आपको उसमें एथिक्स में यही स्टेटमेंट दी गई हो और आपको ये इलेबोरेट करना हो, तो आप ऐसे यूज कर सकते हो कि हिंदुइज्म, द एंशियंट सनातन धर्मा और एंशियंट हिंदू फिलोसफी ऑफ इंडिया हैज आल्सो फोकस्ड ऑन दी प्रिंसिपल ऑफ न्याय। बस इतना लिख दो और एग्जामिनर इम्प्रेस कि हाँ भाई इसने हिस्ट्री से तो कम से कम लिंक किया अपने आंसर को। और इतना ही कॉमन जैसा आंसर लिखना होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे टॉपर्स की कॉपी, दे ऑल द टॉपर्स हैव रिटन वेरी कॉमन, वेरी सिंपल आंसर्स। कॉम्प्लेक्स आंसर जिसने भी लिखा वो 250-300 की रैंक में आता है, राइट। तो ये आई थिंक लेक्चर एंड हो चुका है। इंपॉर्टेंट कोट्स ऑफ गांधी जी ये आपने याद रखने हैं, ये सारे कोट्स, ठीक है, इनको आपने कॉपी कर लेना है। आई एम नॉट गोइंग टू रीड ऑल दीज कोट्स, और आपने इन कोट्स की इंटरप्रिटेशन करने की भी कोशिश करनी है। मतलब जितने भी मैंने यहाँ कोटेशंस लिखी, अगर दिन में 3 भी आप इनको याद करते हो तो आपका अच्छे से काम बन सकता है। तो ये अच्छे कोट्स हैं, अच्छी कोटेशंस है, और कहीं पे भी आप इनको यूज कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है एथिक्स पे, और आपने ये याद रखने हैं। और आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द लेसन। और नेक्स्ट लेसन में हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में लीडरशिप की बात करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। बाद में एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस वगैरह हम बाद में कवर करेंगे, क्योंकि लीडरशिप इज इंपॉर्टेंट एंड इट्स क्वालिटीज आर इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब आप एक लीडरशिप की क्वालिटीज को पहले जान लोगे, ठीक है, सिंपल जैसी क्वालिटी नहीं जो लोगों को पता है, जो आप बोलते हैं कि हाँ भाई लीडर शुड बी कंसिस्टेंट, ही शुड टेक एक्शंस, है ना, वो सारी चीजें नहीं। लेकिन जो एक थ्योरी के हिसाब से जो अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडरशिप के सामने डायलेमा क्या होता है, ये सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बाकी सारी चीजें भी आसान होती जाएगी। एंड गाइस, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इफ यू आर टीचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब तो आपकी हेल्प की हमेशा जरूरत रहती है। तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर भी कीजिए, और फीडबैक भी दीजिए कि अच्छे जा रहे हैं लेक्चर या नहीं, क्या कमियां हैं, कैसे इसको पूरा किया जा सकता है। बाकी वी आर ऑलवेज हियर टू हेल्प यू। सो थैंक यू सो मच। बाकी मिलते हैं यार, हाँ यस, नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।